इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है प्री फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स में। वैसे तो केमिकल्स के ऊपर भी प्री असेसमेंट होता है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म का मेजर रोल ड्रग्स के ऊपर बहुत देखा जाता है, इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। डेफिनेशन इज सिंपल, लेकिन अगर उसको हम जनरल अपने हिंदी में समझें तो समझ लीजिए कोई भी एक ऐसा पदार्थ जो कि एक फेज से दूसरे फेज में चेंज हो सकता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फ, और इस प्रक्रिया को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मूल रूप से दो तरह के पॉलीमॉर्फ्स पाए जाते हैं, एनेंशियोट्रॉफिक एंड मोनोट्रॉफिक। तो एनेंशियोट्रॉफिक के जो एग्जांपल्स अगर केमिकल के नजरिए से देखें तो सल्फर है, और मोनोट्रॉफिक के ग्लिसराइल स्टीरिएट्स हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए जो डे टू डे लाइफ यानी कि रोजमर्रा के एग्जांपल हम लें, तो उसमें जो एनेंशियोट्रॉफिक का सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है रबड़। एक रबड़ बैंड को जब आप स्ट्रेच करते हैं और छोड़ देते हैं तो वो वापस अपने फॉर्म में आ जाती है। और मोनोट्रॉफिक का जो एक सिंपल एग्जांपल होगा वो कोई भी एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर या कोई भी जो पतला सा तार होता है, उसको आप अगर बेंड करेंगे तो वो अपने उसी फॉर्म में रहेगा। इसको थोड़ा सा और अगर डिटेल, तो पॉलीमॉर्फ्स का मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ जब किसी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स के प्रभाव में आकर के, अब वो जो फोर्स है किसी प्रकार का भी हो सकता है, जैसे आग है, हवा है, पानी है, या प्रेशर यानी कि दबाव है। इन सब चीजों के प्रेजेंस में जब किसी पदार्थ के ऊपर किसी चीज का इफेक्ट पड़ता है और वो अपना शेप चेंज कर लेता है, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। अब जैसे यहाँ पर मोनोट्रॉफिक की अगर हम बात करें तो मोनोट्रॉफिक में जो एक और एग्जांपल मैं लूंगा आयरन का, क्योंकि उसको जैसे ही हम हीट करेंगे तो वो पिघल जाएगा और दूसरे फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो बाहरी प्रेशर हुआ वो आग हो गई, यानी कि फायर हो गई। वहीं पर दूसरी जगह पर कुछ ऐसे पदार्थ हो, जैसे मैंने रबड़ का एग्जांपल लिया, उसमें हम प्रेशर जब लगाते हैं तो वो चेंज करती है, लेकिन जैसे ही हम वो प्रेशर छोड़ देते हैं वो वापस अपने फॉर्म में चली जाती है। तो इसका मतलब है कि एनेंशियोट्रॉफिक वो सब जो मॉर्फिक सब्सटेंसेस हैं, पदार्थ हैं, जो कि बाहरी प्रेशर में चेंज तो होते हैं, अपना आकार अपना शेप चेंज करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहरी जो फोर्स है जब हटता है तो वो अपने फॉर्म में आ जाते हैं। और उसी जगह पर मोनोट्रॉफिक है, जो एक बार अगर चेंज हो गए तो फिर अपने फॉर्म में नहीं जाते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो पद्धति है, ड्रग्स यानी कि एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या दवाएं जिनको हम कहें, उसके ऊपर भी लागू होती है। वो भी इसी दो प्रकार की होती है, जो हम आगे देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि एनेंशियोट्रॉफिक और मोनोट्रॉफिक पॉलीमर्स के बीच में क्या क्या बेसिक डिफरेंस और फंडामेंटल एसेंशियल डिफरेंसेस हैं। जिसमें सबसे पहले है रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन एंड इरिवर्सिबल, जो कि अंडरस्टूड है। इसमें कुछ ज्यादा ऐसा सेक्शन बताने का नहीं है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आप समझ सकते हैं। सेकेंडली मेटास्टेबल की और स्टेबल की बात है तो कि मेटास्टेबल ये स्टेज होती है कि जब कभी भी कोई, जैसा कि मैंने भी बताया कि एक्सटर्नल फोर्स की मौजूदगी में इन पदार्थों के ऊपर शेप चेंज, आकार चेंज होने का असर होता है। तो जब आकार चेंज होते हैं तो कई तरह के रूप वो लेते हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के रूप लेते हैं। तो उसमें से जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, मतलब जो हाईली रिएक्टिव होता है जो स्टेट, उसको मेटास्टेबल कहा जाता है। और फार्मास्यूटिकल और जो फॉर्मुलेटर्स हैं, जो दवाएं बनाते हैं, उनके नजरिए से मेटास्टेबल जो स्टेज होती है एक ड्रग के पॉलीमॉर्फ की, वो सबसे काम की होती है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव हो जाती है, सॉल्युबिलिटी भी उसकी बढ़ सकती है, बॉडी में जाने के बाद रिसेप्टर से भी वो बहुत जल्दी एक्ट करती है। तो इस लिहाज से मेटास्टेबल जो स्टेज है बहुत यूजफुल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंडली जो ट्रांजिशन है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक से, यहाँ पर मतलब ये है कि एनेंशियोट्रॉफिक जब अपना जो फेस चेंज करेंगे तो हीट अब्जॉर्ब करेंगे, वहीं पर मोनोट्रॉफिक हीट को यानी कि गर्मी को बाहर निकालेंगे। फिर जो नेक्स्ट बात आती है कि थर्मोडायनामिकली स्टेबिलिटी जो होती है ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो उसमें एनेंशियोट्रॉफिक ज्यादा थर्मोडायनामिकली स्टेबल होते हैं, और काफी लोअर मेल्टिंग पॉइंट, मतलब काफी कम तापमान में ही वो अपना फेस चेंज कर देते हैं। वहीं पर जो मोनोट्रॉफिक हैं वो थर्मोडायनामिकली बेसिकली स्टेबल तो होते हैं, लेकिन बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट पर जाने के बाद, जैसे कि मान लीजिए आप रबड़ को अगर हीट प्रोड्यूस करेंगे तो बहुत जल्दी पिघल जाएगी, वहीं पर अगर आप कोई एल्यूमिनियम, कॉपर या किसी भी मेटल को, आयरन को आप पिघलाने की कोशिश करेंगे तो काफी ज्यादा टेम्परेचर यूज करेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पर जो वर्ड है हीट ऑफ फ्यूजन, इसका एक्चुअल में मतलब ये होता है कि जितनी भी हीट, गर्मी, 1 ग्राम ठोस पदार्थ को तरल में
परिवर्तित करने के लिए, मीन्स द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विथ नो चेंज इन द टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ फ्यूजन। तो जो एनेंशियोट्रॉफिक्स हैं वो लोअर मेल्टिंग पॉइंट पे जल्दी अपनी हीट ऑफ फ्यूजन को ले आते हैं, वहीं पर जो मोनोट्रॉफिक हैं उनको हायर मेल्टिंग पॉइंट लगता है। अब हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म का जो प्रोसेस है कि मतलब एक जो पदार्थ है वो एक शेप से दूसरे शेप में कैसे चेंज होता है, कैसे तब्दील होता है, उसको मेजर करने के, उसको जानने के क्या तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफी। ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफी को आप ऐसे समझिए कि एक सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उसके ऊपर, जैसे आप इमेज के ऊपर अभी सामने देख रहे हैं, उसमें सैंपल को हम प्लेस करते हैं एक पॉइंट के ऊपर, मतलब जो सैंपल पॉइंटर होता है, और उसके ऊपर एक माइक्रोस्कोपिक इमेज जाती है और बहुत तेजी से रे ऑफ ऑप्टिक्स उसके ऊपर बीम अटैक करती है। इसके बाद इसको एक प्रोसेस के जरिए एम्प्लीफिकेशन के बाद एक बड़े स्क्रीन पर देखा जा सकता है, जिसमें कि उस मॉलिक्यूल का जो हाई रेजोल्यूशन और एनलार्ज्ड इमेज है वो देखने को मिलती है, जिसका जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरीके। इसमें सैंपल के ऊपर एक लाइट पड़ेगी, देन इट विल गेट स्कैटर्ड, उसके बाद फिर वो ऑप्टिक्स के होने के बाद फाइनली एक एनलार्ज्ड इमेज के रूप में दिखाई देगी। तो ये एक्चुअल में उसके पीछे की फिजिक्स है, जो मैकेनिज्म है, जिसमें कि एग्जैक्टली हम अपने सैंपल को स्टेज के ऊपर प्लेस कर देते हैं और उसके बाद वो फाइनली उसका स्ट्रक्चर हमको एक बड़े स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलता है, जहां पर जो भी इसके बाद जो प्रोसेस होगी उसमें सारे, जैसा कि मैंने बताया कि बाहरी इन जो एक्सटीरियर इफेक्ट्स हैं वो हम डालेंगे, दैट इज द प्रेशर, पीएच, टेम्परेचर और भी तरीके के जितने भी एक्सटीरियर फोर्स हम डाल सकते हैं वो ड्रग्स के सैंपल के ऊपर हम करेंगे। जैसे कि ड्रग का सैंपल रखा हुआ है, उस समय मान लीजिए हमने कोई टेम्परेचर सेट किया हुआ 50 डिग्री 60 डिग्री, उस समय पे देखेंगे उसका क्या स्ट्रक्चर है, एंड देन उसके बाद फिर हम उसके बाद उसका जो है टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद देखेंगे कि उसका क्या स्ट्रक्चर हो रहा है। ऐसे करते करते हम बढ़ाते जाएंगे, अलग अलग तापमान हम चेंज करेंगे। ये इमेज आप जो सामने देख रहे हैं इसका सौजन्य जाता है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका .com को, वहां से मैंने ये इमेज ली है। तो अलग अलग टेम्परेचर को वेरिएट करने पर, बढ़ाने पर, चेंज करने पर धीरे धीरे उसमें चेंजेस आएंगे। तो इन्हीं चेंजेस को जो ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफिक जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिकॉर्ड करता है। जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर एक जो ओरिजिनल लाइव जो फोटोग्राफ होती है इमेजेस ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफी की देख सकते हैं। मतलब एट द टाइम ऑफ वन ऑप्टिकल पोजीशन पर जो मॉलिक्यूल की पोजीशन थी वो कुछ इस तरीके थी, देन इट विल गेट चेंज्ड। तो इस तरीके से जो सिचुएशन है वो देखने को मिल सकती है अंडर डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस। ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफी की जो एप्लीकेशंस हैं जो कि प्री फॉर्मुलेशन में काम में आते हैं, डेफिनेटली मेटास्टेबल फॉर्म को जानने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि मेटास्टेबल फॉर्म सबसे ज़्यादा काम का होता है, तो देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली किस टेम्परेचर, पीएच और अंदर स्टैंडर्ड सेट ऑफ कंडीशन ऑफ प्रेशर पर किस समय पे ड्रग्स का मेटास्टेबल फॉर्म मिल रही है। वो स्टैंडर्ड सेट ऑफ कंडीशन को सीज कर दिया जाएगा, उसी फॉर्म में ड्रग को बनाया जाता है और फिर उसको आगे फॉर्मुलेशन के लिए भेजा जाता है। किस तापमान के ऊपर चेंज हो रहा है, क्या मेल्टिंग पॉइंट है, क्या रेट ऑफ वेरियस थर्मल एंड फिजिकल कंडीशंस हैं, और फाइनली जो पॉलीमॉर्फिज्म का फाइनल ब्रीफ डाटा है, मतलब कितने चेंजेस उसके स्ट्रक्चर में आ रहे हैं ड्रग के। जो नेक्स्ट टूल है, जो जरिया है, वो है हॉट स्टेज माइक्रोस्कोप। ये भी एक सिंपल माइक्रोस्कोप को, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप की तुलना में अगर कंपेयर करें तो जैसे आप माइक्रोस्कोप में सामने अपनी स्लाइड और कवर स्लिप लगा के रखते हैं, फिर आप उसकी एनलार्ज्ड इमेज देख सकते हैं सैंपल की, ठीक इसी तरह से हॉट स्टेज माइक्रोस्कोप का भी नाम जैसा नाम वैसा ही काम है। जो इसका स्टेज है उस पे हम काफी तेज टेम्परेचर तक को ले जा सकते हैं विदाउट डैमेजिंग द सैंपल। तो ड्रग का जो सैंपल है और उसमें हम स्टेज के ऊपर रखेंगे और टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और बड़े स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि उसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफी और आगे हम जो एक्सरे डिफ्रैक्शन देखेंगे उसकी तुलना में हॉट स्टेज जो माइक्रोस्कोपी है बेसिकली यूज फॉर फ्लूइड पार्ट, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में जितनी भी चीजें होती हैं वो एक्सक्लूसिवली उनके लिए भी है और सॉलिड स्टेट में तो है ही, लेकिन फ्लूइड्स यानी कि लिपिड्स हो गए, वैक्सीन्स हो गए और काफ़ी जैसे प्रिपरेशन है जैसे ह्यूमन इंसुलिन है, इन सब चीज़ों की स्टडी के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे पॉपुलर और सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला है, क्योंकि ये सबसे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द पॉलीमॉर्फिज्म,
वो है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। एक्सरे डिफ्रैक्शन है एक्चुअली बेस्ड है स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज, मतलब ये कि सैंपल के ऊपर जिस तरह से ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफी हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी में सैंपल के ऊपर बीम जाती है, रेज हम देते हैं टेम्परेचर के तौर पर, और तो इसी तरीके से इसमें सैंपल के ऊपर हम एक्सरेज के ऊपर अटैक करते हैं, जो उसके बाद बीम थ्रो करते हैं, और उसके बाद ये जब जो इमेजेस हमें देखने को मिलती हैं उसमें यूनिट सेल डायमेंशन और क्रिस्टल लेटाइस फॉर्म की इंफॉर्मेशन भी बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। इसमें क्रिस्टल को एक जिनियोमीटर के ऊपर माउंट करना होता है और फिर उसके बाद एक्सरे बम्बार्ड होती हैं, जिसके बाद वो रिफ्लेक्शन से जो स्ट्रक्चर पैदा करता है वो काफी क्लियर और एक एक सिंगल यूनिट तक को देखा जा सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि डिफरेंस का मतलब ये कि जैसे कलरीमीटर का एडवांस्ड वर्जन है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक इसी तरह से ऑप्टिकल और हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी का एडवांस्ड वर्जन है एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर का जो ओरिजिनल पिक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और अगर इसके स्कीमेटिक डायग्राम की बात करें, जो रे डायग्राम है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें जो पर्टिकुलर सैंपल जो स्टेज है वो पॉइंट पर होता है, इस जगह पर जहां पर एक बीम जो है इंसिडेंट एक्सरे उसके ऊपर पड़ती है, और फिर दोनों तरफ से रोटेशन के बाद एक बीम डिफ्रैक्ट होकर के निकलती। तो जो डिफ्रैक्ट बीम है उसको डिफ्रैक्टोमीटर एम्पलीफिकेशन के बाद रिकॉर्ड करता है और फिर सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद स्क्रीन के ऊपर बड़े स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाता है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही साधारण सा एक टूल है, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट की ऐसी बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है। फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज में आपने जो मेल्टिंग पॉइंट अपरेटस है उसमें हम देख सकते हैं, बस इसमें सिर्फ इतना ही मेजर किया जा सकता है कि कोई ड्रग है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मीन्स हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में किस पॉइंट पर वो मेल्ट हो रही है, बस यही रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये आज की तारीख का काफी आउटडेटेड जो है एक पैरामीटर है जो कि उतना यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्सरे डिफ्रैक्शन और डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री इनके प्रेजेंस में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मेल्टिंग पॉइंट को यूज किया। जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है पॉलीमॉर्फिज्म को स्टडी करने के लिए वो है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, और या फिर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर। डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर डीएससी एक्चुअल में एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, एंथैल्पी का मतलब आप डेफिनेटली जानते ही होंगे, कि मैं फिर भी बता देता हूँ कि जैसे कोई सैंपल है, अगर वो फेज का ट्रांजिशन कर रहा है, मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए आप, अगर हम लोहे को गर्म कर रहे हैं तो एक पॉइंट वो पिघल रहा है, तो एग्जैक्टली किस टाइम पर वो पिघल रहा है, कितना टेम्परेचर उसको लग रहा है पिघलने के लिए, और कितना एनर्जी उसे लग रही है पिघलने के लिए, इन सभी चीजों का समेशन होता है एंथैल्पी। तो डीएससी जो है वो ड्रग्स के मामले में भी जो सैंपल होते हैं उनको हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में जब ट्रांजिशन हो रहा है तो कितना एंथैल्पी लग रही है उसको कैलकुलेट करके डायरेक्टली रिजल्ट के तौर पे दिखा देता है। तो ये इसका एक काफी एडवांस सेक्शन है और इससे भी काफी पॉलीमॉर्फिज्म की जानकारी प्राप्त हो जाती है। जिस तरह के सैंपल्स जिसमें स्टडी किए जा सकते हैं वो है पाउडर, फाइबर, सिंगल क्रिस्टल्स, पॉलीमर्स इत्यादि, मतलब हर तरह के सॉलिड पदार्थों का जो है फेज ट्रांजिशन यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म की जो प्रोसेस है वो आराम से देखी जा सकती है। ये स्क्रीन पर सामने आपके जो डीएससी इंस्ट्रूमेंट है फ्रॉम द कंपनी टी इंस्ट्रूमेंट्स, मॉडल नंबर Q10। इसमें भी सैंपल को भी स्टेज के ऊपर बस रखना है, दैट्स ऑल, एंड बटन प्रेस कर देनी, मतलब इतने एडवांस्ड सेक्शन है। तो कुल मिलाकर के सभी का लेकिन जो प्रिंसिपल है वो एक ही है, वो भी मिलता जुलता है कि एक एक्सटीरियर फोर्स के तौर पर एक बीम सैंपल के ऊपर पड़ेगी, उसके बाद एम्पलीफिकेशंस होंगे और पॉलीमॉर्फिज्म की प्रक्रिया को स्क्रीन के ऊपर देखा जा सकता है कि कितने ट्रांजिशंस हो रहे हैं। बस कोई एंथैल्पी का वो रिकॉर्ड करता है, कोई एक्सरे की वजह से डिफ्रैक्शन को यूज करता है, कोई माइक्रोस्कोपी में एनलार्ज करता है, कोई ऑप्टिक्स के ऊपर उसकी रीडिंग को लेता है। तो सबके जो रिजल्ट्स आउटपुट हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन जो मैकेनिज्म है वो काफी हद तक सिमिलर है। ये कुछ एप्लीकेशन है डीएससी के जो प्री फॉर्मुलेशन में है। सबसे पहले सैंपल की प्योरिटी नापी जा सकती है, क्योंकि ये बड़ा आसान सा चीज है कि अगर मान लीजिए सैंपल में एडल्ट्रेशन है यानी मिलावट है, वो प्योर नहीं है, तो स्टैंडर्ड जो वैल्यूज होंगी, जो एकदम प्योर सैंपल होगा उसकी डीएससी की जो वैल्यूज हैं उससे सैंपल को कंपेयर किया जाएगा। कितना प्लस माइनस उसमें डेविएशन आ रहे हैं उसके आधार पे ही पता लगाया जा सकता है कि सैंपल कितना इम्प्योर है। पॉलीमॉर्फिज्म की तो मैंने अभी बताया तो पता चल ही चल सकता है। दूसरा हीट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेशन है, थर्मल डिग्रेडेशन है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है। इन सभी चीजों को डीएससी की मदद से देखा जा सकता है।
अपार्ट फ्रॉम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज ऑल्सो, जैसे ग्लास ट्रांजिशन है, थर्मल डिग्रेडेशन है, ये प्री फॉर्मुलेशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म एंड प्योरिटी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग इनटू द फॉर्मुलेशन। मतलब फॉर्मुलेशन स्टार्ट करने के पहले जब प्री फॉर्मुलेशन किया जाएगा तो उस समय पे डीएससी कर्व्स जो होते हैं, डीएससी ग्राफ्स जो होते हैं, उनकी रीडिंग बहुत मायने रखती है। अब आते हैं हम कि पॉलीमॉर्फिज्म का क्या महत्वता है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि मैं अलग से वीडियो बताऊं, लेकर के आऊं आप लोग के लिए, लेकिन अभी मैं संक्षिप्त में इसको बताता हूं ब्रीफ में कि बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि ड्रग का साइट ऑफ एक्शन पर सही समय में सही मात्रा में पहुंच जाना। बस मतलब the drug should be available at site of action in right time and right quantity, that is bioavailability। तो पॉलीमॉर्फिज्म को इससे कैसे जोड़ा जा सकता है? सिंपल है कि ड्रग्स को पेशेंट ने ग्रहण किया, वो शरीर में साइट ऑफ एक्शन पे गई, तो इसमें पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ से आ जाएगा? तो डेफिनेटली वो आएगा फार्मास्यूटिक्स पार्ट में, मतलब जब उस ड्रग्स से डोजेज फॉर्म बनाया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ड्रग्स का मेटास्टेबल स्टेज होना बहुत जरूरी है। तो पॉलीमॉर्फिज्म ये बता देता है कि ड्रग का मेटास्टेबल कौन सा है, उस मेटास्टेबल को ही हमें अपनी फॉर्मुलेशन में डालना है। जैसे एग्जांपल है नोवाबायोसिन एक्सेट्रा। तो मेटास्टेबल का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए नमक है, वो सी से एकदम रॉ फॉर्म में मिलता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर पाउडर फॉर्म में आता है। तो इसी तरह से ड्रग्स रॉ फॉर्म में होती हैं, पाउडर किया जाता है, उसके बाद फिर उनकी ये प्री फॉर्मुलेशन वाली पॉलीमॉर्फिज्म की स्टडी की जाती है। इन स्टडीज के दौरान मेटास्टेबल को पता लगाया जाता है कि इसमें कौन सी है। जैसे ही लगाया जाएगा उस तापमान और उस प्रेशर के अंतर्गत ही उसको बनाया जाता है और फिर कंपनी को दिया जाता है। तो उससे फायदा ये मिलता है कि जैसा कि मैंने बताया कि मेटास्टेबल जो स्टेज होती है काफी रिएक्टिव होती है, रिएक्शन करने के लिए काफी यूजफुल होती है, काफी पोटेंशियल टूल होता है। तो मेटास्टेबल जो स्टेज होगी बहुत जल्दी सॉल्युबल भी हो जाएगी और रिसेप्टर के साथ एक्ट भी करेगी। तो जब अगर ये सारी प्रोसेस हो जाएगी तो डेफिनेटली वो बायोअवेलेबल भी हो जाएगी। तो इस तरीके से प्री फॉर्मुलेशन में पॉलीमॉर्फिज्म का बायोअवेलेबिलिटी के साथ ये संबंध है। और जो मैंने अभी कहा वही चीज अप्लाई होगी उस जरूरत में कि पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो जो मैंने अभी जो कुछ मैंने मेटास्टेबल के बारे में बताया वही सब आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। कि जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि सभी पॉलीमॉर्फ से एक होता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और एक होता है जो सबसे अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल को मेटास्टेबल कह सकते हैं और मेटास्टेबल सबसे ज्यादा यूजफुल होता है डोजेज फॉर्म में बनाने के लिए। मेटास्टेबल फॉर्म शोज बेटर बायोअवेलेबिलिटी एंड देयरफॉर प्रेफर्ड इन फॉर्मुलेशन। तो कुल मिलाकर के मेटास्टेबल स्टेज को जानना पॉलीमॉर्फिज्म की स्टडी का एक अहम हिस्सा है। पॉलीमॉर्फिज्म की स्टडी के को पढ़ने की महत्वता की कड़ी में आगे बढ़ते हुए बस सिंपल है वो यही कि सभी पॉलीमॉर्फ में से जो मेटास्टेबल होगा वो बेटर परफॉर्मेंस देगा। डिजायर्ड फॉर्म्स को कंसिस्टेंटली मैन्युफैक्चर किया जाता है, फॉर्मुलेशन की नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट होता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखने को मिलती है, जैसे मान लीजिए कोई पाउडर है, उसके एक स्टेज को अप्रूव कर दिया गया कि इस पाउडर से ही दवाएं बनाई जाएंगी, टैबलेट कैप्सूल। तो उसके दौरान बहुत सारी प्रोसेस ऐसी होती हैं जिसमें काफी एक्सोथर्मिक एक्शंस देखने को मिलते हैं, मतलब काफी हीट होती है घर्षण की वजह से। जैसे ग्रेनुलेशन के दौरान, मिलिंग के दौरान, कंप्रेशन के दौरान काफी हीट जनरेट होती है जो कि उस जो ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं, उनके ऊपर काफी दुष्परिणाम डाल सकती हैं। तो इनसे बचा भी जा सकता है। तो ये जाना जा सकता है कि किस पर्टिकुलर तापमान पे वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो उस तापमान को नोट करके के बाद ये देखा जाएगा कि क्या इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के दौरान वो बची रहेंगी या नहीं, मतलब उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो ये भी चीज पॉलीमॉर्फिज्म की स्टडी के दौरान पता चलती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ अहम बातें पॉलीमॉर्फ की कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी के बारे में कि लिक्विड और गैस में तो वो एक सी अपनी प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं, लेकिन सॉलिड में बहुत सारे चेंजेस को देखने को मिलते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट्स, सॉलिबिलिटी, डिसोल्यूशन रेट, स्टेबिलिटी, क्रिस्टल हैबिट, हाइग्रोस्कोपिसिटी। ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक्सटीरियर फोर्स, दबाव, तापमान, टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये सभी चीजें बदलती हैं, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म की स्टडीज का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो ये थी वो सारी डिटेल्स जो कि पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में थी कि प्री फॉर्मुलेशन में कैसे पॉलीमॉर्फिज्म इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसमें उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या क्या हमें दे सकता है, उसकी स्टडी किन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए उस स्टडी किया जाता है, क्या उनकी योग्यताएं हैं, क्या खूबियां हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहें या फिर आपकी कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
तो आगे इसी कड़ी में हम अगला वीडियो में देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जो कि प्री फॉर्मुलेशन के इम्पोर्टेंट हिस्से होंगे। सो टिल देन, थैंक यू।